जिस दिन मैं जेल से निकला, पूरी दुनिया ने मुझसे मुंह फेर लिया। सिर्फ वो लड़की बारिश में खड़ी थी, मुझे देखा और पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे लगता था वो सिर्फ तरस खा रही है, लेकिन जब वो चली गई तब जाकर समझा, जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता था उसी को मैंने सबसे ज्यादा तकलीफ दी, और सबसे बुरे वक्त में। सब कहते थे कि लियू रु यान ने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की वो एन बाई डा को जेलस करना चाहती थी, लेकिन एक्सीडेंट में उसके जाने के बाद उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी मुझे दे दी और एक वॉइस रिकॉर्डर भी। मैंने उसे प्ले किया तो एक मीठी और गहरी आवाज सुनाई दी, अनयान, क्या तुम मुझे थोड़ा पसंद कर सकते हो? इतने सालों बाद आखिरकार मैं समझ पाया जो वो अपने अंदर छुपाए रखी थी, एक गहरा और बेहतरीन प्यार। एक सपने जैसी हालत में जब आंखें खुली, मैं फिर से जी उठा था। मैडम ड्वान मेरे हाथ मजबूती से पकड़े कह रही थी, अनयान, क्या तू अपने छोटे भाई की जगह जेल जाएगा? 16 साल से पहले मैं एन फैमिली का एक प्राउड और नवाबी लड़का था, माँ का प्यारा, बड़ी बहन का चमचा, बिना किसी टेंशन के जिंदगी गुजारता था, जब तक एक दिन ऐसा ना आया। अंकल बाइडा डीएनए टेस्ट लेकर दरवाजे पर पहुंचा, तब पता चला कि नर्स ने बचपन में बच्चे बदल दिए थे। वो ही एन फैमिली का असली बेटा था। मैं तो एक फेक नवाबजादा था, एक एकदम रैंडम बच्चा। मैं वहां से जाना चाहता था, लेकिन मेरे असली माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे। एन फैमिली ने मुझे ऑर्फन नहीं रहने दिया, इसलिए ऑफिशियली उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया। स्टेप माँ ने मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव किया। बड़ी बहन भी बिल्कुल कोल्ड नहीं थी। अंकल बाइडा ने भी कभी मुझे परेशान नहीं किया। मैं सच में बहुत थैंकफुल था। लेकिन फिर अंकल बाइडा का फिल्म सेट के पीछे एक एक्टर के साथ झगड़ा हो गया। धक्का मुक्की में वो एक्टर सीढ़ी में गिर गया और वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। कोई सीसीटीवी नहीं था, लेकिन किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी ही थी, और मैं वहां मौजूद था उस वक्त। मैडम ड्वान आंसू पोंछती हुई मेरे पास आई, मुझसे गिड़गिड़ाने लगी कि अनबाइदा की जगह मैं दोषी मानूं। अनबाइदा मेरे सामने घुटने टेक गया, अपने आप को मारा, कहा कि गलती मेरी है, और मैं पिघल गया। मैंने अनबाइदा की जगह दोषी करार करवा के जेल की सारी मुश्किलें सही। पहले पहले पूरा परिवार आता रहा मुझसे मिलने, शर्म या पछतावे के आंसू बहाते, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए कोई भी नहीं आया। एक बार जेल में एक एक्टिविटी हुई जिसमें वार्डन ने पूछा कि छूटने के बाद क्या प्लान है। मैंने काफी देर सोच के सीरियसली लिखा कि मैं अपने माँ बाप से एक बार मिलना चाहता हूँ। पास के एक कैदी ने देखा और मुझ पे हंसा। इतना सीधा सिंपलिस्टिक क्यों लिखा? मैंने बस हल्के से स्माइल की, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। लेकिन जिस दिन मैं सच में जेल से निकला, कोई नहीं आया। सिर्फ एन फैमिली का असिस्टेंट था जो मुझे एयरपोर्ट छोड़ गया। उसने एक बड़ी रकम पैसा दिया, कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं सब समझ गया। माँ बाप को मेरी जरूरत नहीं, एन फैमिली ने मुझे छोड़ दिया। मैंने पैसा नहीं लिया, कोई एटीट्यूड नहीं था, बस एन फैमिली का और कर्ज नहीं लेना था। एन फैमिली ने मुझे 20 से ज्यादा साल पाला। मैंने उनके बेटे की जगह 5 साल जेल काटी, हिसाब बराबर। मैंने एक कमरा लिया, इधर उधर दौड़ता रहा। मुसीबत से एक जॉब मिला जहां पास नहीं छुपाना पड़ा, लेकिन आधे महीने में ही फायर कर दिया। मैंने बहुत कुछ पूछा, ट्यून उस बंदे से पंगा ले लिया जिससे नहीं लेना चाहिए था। मैं एक पल के लिए रुका, कुछ कहने को नहीं था। एंड फैमिली के अलावा और कौन होगा जो इतना पावरफुल हो। उस दिन मैं रास्ते पे चल रहा था, बारिश में भीगता हुआ। ठंडी बूंदें चेहरा चीर रही थीं और मैं सिटी सेंटर के चौराहे से गुजरा। बड़े स्क्रीन पर अनबाइदा का शो चल रहा था। मैं रुका, देखा उसे स्टेज पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना चार्म दिखाते हुए। कैमरा घूमा, तब मेरी नजर पड़ी अपने स्टेप माँ बाप पर, जो आंखों में आंसू लिए उसे देख रहे थे जैसे दुनिया की कोई रेयर चीज देख रहे हों। उस भी नजर में पूरा प्यार था। ना जाने क्यों अचानक याद आया पहली मुलाकात जेल में, जब स्टेप माँ ने देखा कि मैं कितना दुबला हो गया था। वो रोते हुए मुझसे कह रही थी कि अब माँ जिंदगी भर तुझे पालेगी, माँ तुझसे प्यार करती है। लेकिन 2 साल पहले जब लास्ट टाइम मिली तो उसकी आंखों में सिर्फ अनजानपन था। अनबाइदा की लियू रु यान से एंगेजमेंट होने वाली है। वो उसे बहुत पसंद करता है। जेल से छूटने के बाद क्या तुम वहां से जाने के बारे में सोच सकते हो?
ताकि लियू फैमिली को तुम्हारा पास ना पता चले। लियू रुयान, लियू फैमिली की बड़ी बेटी। जेल में भी टीवी था, कभी कभी अनबाइदा और लियू रुयान के समुद्र जैसी मोहब्बत के बारे में सुनने को मिलता। लोग कहते थे लियू रुयान एक फेमस सोशलाइट थी, लेकिन अनबाइदा की वजह से उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन की, जिस इंडस्ट्री से वो पहले नफरत करती थी। खुद अवार्ड दिया उसे, रास्ता बनाया उसकी करियर के लिए, कनेक्शंस दिए। कभी कभी मुझे अनबाइदा से जेलसी भी होती थी। जेलस इसलिए कि उसके पास लविंग माँ बाप थे, केयरिंग गर्लफ्रेंड थी। सिर्फ कुछ सालों में उसके पास करियर भी था, प्यार भी, और मेरे पास ना माँ बाप, ना करियर, ना कोई अपना, कोई भी नहीं था जो मेरी परवाह करता। रही बात लियू रुयान की, बाद में मेरी कहानी असलियत में एक सरप्राइज थी। फायर होने के बाद मैं अपने गांव वापस आया। एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब की, काफी बिजी रहता था। पता नहीं उसने कहां से खबर लगी। जब उसे मिला, मैं गेस्ट को बियर सर्व कर रहा था। एक नशे में आदमी फीमेल बॉस के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। मैंने हाथ उठाया और एक बार जोर से मारा। उस बंदे ने मुझे वापस पुश किया, एक किक मारी और मैं जमीन पर गिर गया। बियर और खाना मुझ पे बिक गया और मैं दर्द में था। तब भी उसकी नीयत थोड़ी नहीं, गाली देते हुए और हाथ उठाने वाला था। लेकिन अगला पल सब आवाजें बंद हो गईं। मैंने आंखें खोलीं तो लियू रुयान की नजर मेरी नजर से मिली। आंखें तारों जैसी चमकीली थीं। उसने हल्का सा स्माइल किया, लेकिन थोड़ा बनावटी लगा। भाई, तुम इतना गिरा हुआ हाल में हो चुके हो? मैं खड़ा हुआ, कपड़ों से खाने के टुकड़े झाड़ते हुए, एक नॉट की और उससे आगे निकलते हुए 2 कदम ही लिए थे। तब पीछे से उसकी आवाज सुनाई दी, अनयान। मुझे मुड़ना नहीं था। तुम्हारा ये हाल देख के और मुझे चिढ़ाना चाहती हो? क्या तू पागल है? लियू रुयान ने सीरियसली मुझे ऑब्जर्व किया। मेरी आंखें डार्क हो गईं। कोई इमोशन नहीं दिख रहा था, लेकिन जब बोलना शुरू किया तो सीधा दिल की बात निकली। मुझे अनबाइदा, मेरे स्टेप भाई ने दिल तोड़ के रख दिया। मूड बिल्कुल ठीक नहीं है और तुम्हारा हाल देखो, एंड फैमिली ने तुम्हें इतना कुछ करने पर मजबूर किया। हम दोनों विक्टिम हैं, एक ही टीम। वैसे भी अभी तुम्हारे पास कुछ भी तो है नहीं। मजाक बनाना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। डर किस बात का? मैंने थोड़ा सोचा, कुछ नहीं बोला। वो चुप रही मेरा वेट करते हुए। तब एक ठंडी हवा आई। मैं थोड़ा कांप उठा। लियू रुयान ने अपना कस्टम स्टिच्ड हाई एंड जैकेट मुझे पहना दिया। उसकी सांस में हल्की सी खुशबू थी जो मुझे महसूस हुई। बाद में जब हमारे एंगेजमेंट की खबर बाहर आई एलीट सर्कल्स में, तो जैसे भूकंप आ गया। सब बोलने लगे कि लियू रुयान ने मुझसे शादी सिर्फ अनबाइदा के लिए एक फाइनल गुड बाय की वजह से की। वेडिंग में जब लियू रुयान ने हाँ कही, मेरी नजर अनबाइदा पर गई, जो ऑडियंस में बैठ के आंसू रहा था। फिर वहां से भाग गया। मैं सामने लियू रुयान को देखता रहा, लेकिन उसने एक बार भी अनबाइदा की तरफ नहीं देखा। जैसे कभी प्यार ही नहीं किया था, जैसे कुछ मैटर ही नहीं करता। शादी के बाद लियू रुयान मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। उसने मुझे पर्सनल असिस्टेंट की जॉब दिला दी। हम साथ साथ रहते थे, जैसे छाया के साथ। मैंने पूछा, क्यों? उसने मिस्चिवस स्माइल के साथ कहा, मैं एक बड़े आम को अकेले घर में नहीं छोड़ सकती। कोई चुरा ले गया तो? इतना ऑनेस्ट एक बंदा हाथ से निकल गया तो बड़ा घाटा होगा। मुझे उसकी बकवास पे हंसना आया। डिबेट करना भी ठीक नहीं लगा। जेल के वो साल बहुत मुश्किल थे। मेरा बॉडी इतना कुछ झेल नहीं सकता था। नॉर्मल इंसान को जो सिर्फ नॉर्मल जुकाम होता, मुझे अगर खांसी आती तो पूरा फीवर आ जाता। फिर लियू रुयान एक बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर को लेकर आई। थोड़ी हेल्थ इंप्रूव हुई। ठीक होने के बाद उसने मेरा हाथ थामते हुए धीरे से बुलाया, अनयान, मैं तुम्हें खरीद चुकी हूं। तुम्हारी जान मेरी है, मुझसे पहले मत मरना। जानता था वो बातें बचकानी थीं, लेकिन उसकी आंखों में जो एक छोटी सी दर्द की चमक थी, देख के फिर भी मैंने हाँ की। कब से ये आदत थी कि ज्यादा सवाल नहीं करता था और कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करता था। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, बिना किसी ज्यादा झंझट के। लेकिन एंड में वादा तोड़ने वाला मैं नहीं था। वादा तोड़ा लियू रुयान ने। सर, लियू मैडम कल रात 4 बजे 10 मिनट पर एक सीरियस रोड एक्सीडेंट में गुजर गईं। पूरी कोशिश की डॉक्टर लोग ने। अफसोस है, प्लीज अपना दर्द संभालो, रूम खोला जा सकता है अब। लियू फैमिली के माँ बाप रो रो के बेहोश हो गए। लियू रुयान का अंतिम संस्कार मैंने खुद मैनेज किया। 5 साल शादी के बाद भी बहुत लोग हमारी मैरिज के बारे में नेगेटिव थे। अनबाइदा तो और ज्यादा नफरत करने लगा, बस मेरा मजाक उड़ाने का इंतजार करता। जब लियू फैमिली के माँ बाप लौट गए, उनके हाव भाव में पहली सी एनर्जी नहीं थी। एक हफ्ते बाद लियू रुयान के लॉयर ने सारी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट लेकर आया।
जाते वक्त उसने मुझे एक वॉइस रिकॉर्डर दिया। ये लियू मैडम की यादों की चीज है, इसे रिकवर किया गया, सोचा आपको जरूरत होगी। विल में लियू रुयान ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी और शेयर्स मुझे दे दिए थे। मैंने वॉइस रिकॉर्डर प्ले किया, लियू रुयान की मीठी आवाज गूंजी। बिल्कुल, जो मैं तुम्हें दे रही हूं कभी एन बाइडा से बदला लेने की वजह से नहीं था। वो सच था। मैं थोड़ा शॉक था, लेकिन दिल एकदम काम था, जैसे पहले से अंदाजा था। शायद तुम भूल गए हो, हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तब जब तुम सीनियर थे, स्कूल का मोस्ट पॉपुलर क्रश, टीचर्स का फेवरेट। मेरा टीचर भी हमेशा तुम्हारा जिक्र करता था। तुम्हारे टीचर से बात करने के बाद वो हमेशा इरिटेट होकर मुझसे कहता था, लियू रुयान, अब क्लास खत्म हो गई, अपने टीचर से थोड़ी दूर रहो। मुझे हंसी आ गई, लेकिन अगला ही पल वो स्माइल गुम हो गई। उस वक्त तुम मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं थी, कुछ शर्म सी थी। हे। लेकिन फिर तुम जेल चले गए उस छोटे से केस में। मैंने बहुत इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस एन फैमिली ने सारे सबूत मिटा दिए थे। तो मैंने अन बाइडा को टारगेट किया। लियू रुयान और अन बाइडा का रोमांस, जिस लव स्टोरी की सब चर्चा करते थे, वो सिर्फ एक बहाना था असली सच्चाई जानने का। लेकिन लियू रुयान को नहीं पता था कि एन बाइडा का मुंह कितना सील्ड था। फिर भी आखिर में उसने एक क्लू निकाल ही लिया। मुझे याद आया, शादी से पहले एक दिन लियू रुयान बहुत एक्साइटेड होकर पूछा था, आनयान, क्या तुम रिवेंज लेना चाहते हो? मैंने सर हिलाया, नहीं चाहिए। सब खत्म हो गया। इतने सालों बाद आखिरकार समझ आया कि उस दिन वो सच पकड़ चुकी थी। उसने मेरे लिए सच्चाई इन्वेस्टिगेट की और फिर मेरे लिए ही छुपाए रखी। सब कुछ मेरे लिए था। दिल के अंदर एक अंधेरी लहर उठा। वैसे बात करते हैं, उसने सबको बेवकूफ बनाया, मुझे भी इंक्लूड करके। तो उसकी एक्टिंग स्किल्स तो पक्का कमाल की रही होंगी। क्या तुम जानते हो, जब वो तुमसे मिलने आई और शादी के लिए कहा, उस वक्त तुम्हारी आंखें कितनी मोहब्बत से भरी थीं? छोड़ो, मैं ज्यादा बोल रही हूं। एक्चुअली मुझे एक सवाल पूछना था। अनयन, क्या तुम मुझे थोड़ा पसंद कर सकते हो? इस लाइफ में शायद मैं जवाब सुन नहीं पाऊंगी, तो अगली लाइफ में जब मैं तुम्हारे पास आऊं तब मुझे बता देना। उसके आखिरी अल्फाज मैंने ध्यान से सुने। मैं सच में बहुत बहुत तुम्हें पसंद करती हूँ। काफी वक्त से दबाए गए जज्बात एक पल में टूट गए। आंसू एक के बाद एक गिरते रहे। आज जाकर लियू रुयान का प्यार समझ आया। एक ऐसा प्यार जो इंटेंस भी था और छुपा भी, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। हॉल में उजाड़ कमरे में टेबल पर व्हाइट लिली के फूल रखे थे, जो लियू रुयान कुछ दिन पहले लाई थी। मुझे हमेशा लिली पसंद थी, तो वो उन्हें बहुत प्यार से मेरे लिए लेकर आई थी। अनयान, खुशबू आई ना? मैंने खुद हर एक फूल चूज किया था। अब से घर के सारे फूल मैं ही संभालूंगी। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू है। तब उसकी आंखों में एक स्पार्कलिंग मुस्कान थी, सितारों जैसी। मैं एक भी ना कैसे कह सकता था, लेकिन जिसने वादा किया था उसने धोखा दिया। वो मुझसे पहले चली गई, अपने साथ लिली के फूलों की जिंदगी भी ले गई। चांदनी खिड़की से आके मुझ पर पड़ी। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन सिर्फ हड्डी के अंदर तक ठंड ही महसूस हुई। मैंने लॉयर चेन को बुलाया। चेन साहब, लियू रुयान की पूरी प्रॉपर्टी किसी अच्छे एनजीओ को डोनेट कर दो। मैं उसका कुछ लेना नहीं चाहता। अन साहब, क्या आपने कभी लियू मैडम से प्यार किया था? मैं बस मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। मैं एक धुंध में जीने लगा। पता नहीं कितने महीने निकल गए। बस याद है, एक दिन बहुत बीमार पड़ा, हॉस्पिटल बेड पर था, छत को देख रहा था, और याद आया जब लॉयर चेन ने पूछा था, क्या मैं लियू रुयान से प्यार करता था? हाँ, हमेशा बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक झोलसी हालत में होश धीरे धीरे डूबने लगा। जब दोबारा आंखें खोली, मैडम डुआन मेरे हाथ मजबूती से पकड़े थी। अनयन, माँ तुमसे गुजारिश करती है, अपने छोटे भाई की जगह जेल जाओ। छोटा है वो, जेल कैसे जाएगा? मुझे पता है मेरी गलती है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं एक बड़ा स्टार हूं, जेल गया तो पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। अनबैदा जमीन पर गिर गया, सर जमीन से रगड़ा। स्टेप डैड ने उसे कस के पकड़ा। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। स्टेप माँ मेरा हाथ छोड़ नहीं रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज रुंधी थी, लेकिन बिल्कुल सीरियस, लेकिन बिल्कुल पक्की बात थी। अनयन, क्या तू अपने छोटे भाई की जगह जेल जाएगा? मैं चुप स्टेप माँ को देख रहा था, जो शैतान जैसी लग रही थी। वहां कोई सीसीटीवी नहीं था, सिर्फ तुम और बाइडा थे वहां। बस इतना मान लो कि तुमने एक्सीडेंटली उस एक्टर को, पुलिस कुछ भी नहीं पकड़ पाएगी। अनयन, टेंशन मत लो, जेल जाने के बाद माँ सब संभाल लेगी, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। छूटने के बाद एन फैमिली हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेगी। पहले भी ऐसा ही वादा किया था, लेकिन 1 साल से ज्यादा वो वादा टिक नहीं पाया। वादा एक्सपायर हो जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। मैंने धीरे से स्टेप माँ का हाथ हटाया और कहा, नहीं होगा।
पिछली जिंदगी में जेल में मुझे सॉलिटरी सेल से निकाला गया था। बाहर की तरफ देखा तो कुछ बदमाशों ने मुझे मारा, पिटाई की, बहुत तकलीफ दी। सिर्फ बड़ी बहन अनश्वेनी कभी कभी आती थी मिलने, जब तक मुझे खाने में स्लो पॉइजन नहीं मिला। जब बाहरी इलाज के लिए बेल मिली, स्टेप माँ मेरी हॉस्पिटल बेड के पास आई। उस दिन वो मुझे एटीट्यूड के साथ देख रही थी, चेहरे पर थोड़ा बेबसपन था। उसने कहा, जेल में भी रहना हो पर कोई हॉलिडे नहीं, तकलीफ तो होगी ही, इससे बचा नहीं जा सकता। अनयन, ऐसा मुंह मत फुलाओ, बायदा का फॉरेन टूर हो गया। माँ को फिक्र है, आगे से उसके पास टाइम नहीं होगा तुझसे मिलने आने का। स्टेप माँ भौंकती रही, शायद उसे अंदाजा नहीं था कि मुझ जैसे क्वाइट इंसान ने मना कर दिया। मैं फिर से जीने आया हूँ, पिछले वक्त वाली गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैं फिर बोला, सीधा और मजबूत। माँ, मैं शुक्रिया करता हूँ 25 साल की परवरिश का, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकता इसके लिए। मुझे अनग्रेटफुल कहो, एहसान फरामोश कहो, कुछ भी चलता है, लेकिन मैं उसकी जगह जेल नहीं जाऊंगा। अनयन, मेरी रिफ्यूजल से स्टेप डैड का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। इतने सालों एंड फैमिली ने इतना सब दिया और तुम थोड़ी सी सैक्रिफाइस भी नहीं कर सकते। स्टेप माँ और अनबाइदा दोनों तरस तरस के रोने लगे, लेकिन जब देखा कि मैं टिक नहीं रहा तो मुझे कहीं भाग ना जाऊं, इसलिए अंदर बंद कर दिया। बड़ी बहन एनच्वेनी शुरू से आखिर तक चुप रही, बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह। स्टेप माँ ने मेरा फोन ले लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरे पास बैकअप फोन था। फोन खोला, हेडलाइंस में था कि फैंग युएन अचानक सीरियसली इंजर्ड हो गया। वेजिटेटिव स्टेट की खबर ट्रेंडिंग में आ गई। क्लू बहुत कम था, सिर्फ एक ब्लरी फोटो था किसी की बैग का, और यह कंफर्म था कि अनबाइडा और अनयन दोनों अलग वक्त पर फैंग युएन के साथ थे। पुलिस रास्ते में ही होगी। मैंने बैकअप फोन उठाया, ऑलमोस्ट एक नंबर डायल कर लिया। उस फेमिलियर नंबर को देख के रुका, मेरा हाथ कांपा, लेकिन कॉल नहीं किया। ना जाने क्यों दिल में एक डर था कि दूसरी तरफ वही इंसान नहीं होगी। डर था कि सपना टूट जाएगा और फिर उससे मिलना नहीं होगा। उठा के पर्दा हटाया, गर्म धूप अंदर आ गई। थोड़ी सी ठंड भी थी। मेरी नजर पुलिस पर पड़ी जो बाहर खड़ी थी। स्टेप डैड की जर भरी निगाह भी मेरी तरफ थी। मैंने लियू रु यान को एक शॉर्ट मैसेज भेजा। पिछली जिंदगी में लियू रु यान ने मुझे बचाया था, इस जिंदगी में मैं खुद को बचाऊंगा। फिर एक सीधे और इज्जत के साथ लियू रु यान के पास जाऊंगा। मैडम, प्लीज एक बार कंफर्म करें, उस वक्त आप कहां थी जब यह सब हुआ? पुलिस की पूछताछ का सामना करते हुए मैंने मैडम डुआन की आंख में डेस्परेशन देखी। पिछली लाइफ में केस इसलिए सॉल्व हुआ क्योंकि मैंने खुद दोषी माना था और खुद ही एविडेंस भी दिया था, लेकिन इस जिंदगी में यह नादानी नहीं करूंगा। 25 साल का एहसान पिछली लाइफ में ही पे बैक हो चुका था। नफरत नहीं करना, बस इतना काफी था। मेरी काम डिमीनर ने अनबाइदा को और ज्यादा पैनिक में डाल दिया। जब अनबाइदा को लेकर जाने लगे, मैडम डुआन चिल्ला के रोने लगी, यह कैसे हो सकता है? इसे छोड़ो, मेरे बेटे को छोड़ो। स्टेप डैड का चेहरा डार्क हो गया। कभी कभी मेरी तरफ ऐसा देखा जैसे कोई दुश्मन हो, जैसे मुझे 100 टुकड़ों में काटना चाहता हो। हमें उसे स्टेशन ले जाना है। बेटा मत डर, माँ कुछ करती है। तब एनच्वेनी आगे आई। अनयन, एंड फैमिली में अब तुम्हारे लिए जगह नहीं, यहां से चले जाओ। बहन मुझे छोड़ रही थी। एनच्वेनी थोड़ी देर के लिए रुकी, कुछ नहीं बोला, चुप रही। अनयन, तुम भी तो मेरा छोटा भाई हो। यह बात पिछली जिंदगी में भी उसने कही थी। उसने मुझे समझाया था, दोषी मत मानो। मैंने पूछा क्यों? वो झुक के देख रही थी, आंखें बारिश जैसी थीं, जेंटल भी और सैड भी। लेकिन पिछली जिंदगी में मैंने उसकी बात नहीं मानी। इस बार मैं सुनता हूं। स्टेप माँ बाप अब दिल से नफरत करते हैं मुझसे। रहना ठीक नहीं, अपना ख्याल रखना भाई। अनयन, अपनी जिंदगी सही से जियो। सामान उठा के मैं इन फैमिली से दूर चला गया। पलों से भरी एक सड़क पर चल रहा था। आगे देख रहा था, हवा चलती थी, पत्ते उड़ाती थी। उस वक्त धूप ने मुझे गर्म महसूस कराया। उसी वक्त एक आकार मेरे सामने आ गया। अनयन, कहां जाओगे? मैं एक पल के लिए ठहर गया। हाँ, सामने वाली औरत लियू रु यान ही थी। ज्यादा सही कहूंगा, एक काफी यंगर लियू रु यान। लेकिन पुरानी यादें दिमाग में तीर की तरह गुजर गईं। उस पल दिल धक धक करने लगा। आंखें उससे हटा नहीं पा रहा था, एक पल के लिए भी। इतने बड़े मर्द होकर रो क्यों रहे हो? कुछ हुआ क्या? मैं रो रहा हूं? क्यों रो रहा हूं? अभी तो उसे दोबारा देखा है। खुश होना चाहिए था मुझे, लेकिन जितना दबाए था दिल में, सब आंसू बन के निकल गया। अंदर से हवा की तरह निकल आया। आंसू रुके ही नहीं। लियू रु यान की नजर मेरी फनली पर पड़ी कुछ पल के लिए। फिर उसने बोलना शुरू किया, अनयान, घर से भाग रहे हो? मैंने मजाक में कहा, हां, अभी घर छोड़ के जा रहा हूं। क्या तुम कुछ दिन शेल्टर दोगे? ठीक है, तुम आने की हिम्मत करो तो मैं रखने की हिम्मत रखूंगी। और यूं लियू रु यान के अपार्टमेंट में चला गया।
ठंडा और क्वाइट, यही उसकी स्टाइल थी। पिछली जिंदगी में लियू रु येन के जाने के बाद मैं कुछ वक्त यहाँ रहा था। मुझे जगह अच्छी तरह याद थी। सीधा अंदर की बाथरूम में गया। यादगार के तौर पर, नॉस्टैल्जिया की तरह। दर्पण में अपना सूजी आंखों वाला पैथेटिक चेहरा देखा, एक गहरी सांस ली, शर्मिंदगी आई। खुद से सोचा था कि इस बार लियू रु यान के सामने डिग्निटी के साथ आऊंगा, लेकिन हर बार मिलने पर ऐसे ही आंसू बह जाते हैं। बाथरूम से निकला। लियू रु यान बाहर दरवाजे के पास मेरा वेट कर रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने खुल के सब बता दिया। हमारे बीच कोई छुपाने वाली बात नहीं थी। सुन के लियू रु यान थोड़ी रुकी। तो एन फैमिली चाहती है कि तुम दोषी मानो? मैंने हाँ सर हिलाया। लेकिन तुमने मना कर दिया। ये इतना सिंपल नहीं होगा। फैंग युएन सीरियसली इंजर्ड है, होश में नहीं आया अभी। अभी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, बस उसके होश में आने का इंतजार है। एन बैदा पे पुलिस का शक तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पर भी शक नहीं। जैसे जैसे वो बात करती रही, उसका चेहरा सीरियस होता गया। मैंने बात बीच में काट ली। लियू रु येन, मुझे थोड़ी भूख लग रही है, कुछ बनाओ यार। मेरी आंखें बिल्कुल चिल थीं, कोई टेंशन नहीं। उसने एक हेल्पलेस सांस ली। ठीक है, मैं बना लेती हूँ। थोड़ा रुको। मैंने हाँ किया। पिछली जिंदगी में मुझे स्टमक इश्यूज था। लियू रु यान ने खास डॉक्टर से हेल्थी खाना बनाना सीखा था। रोज खुद बनाती थी। उसके हाथ का जायका बहुत अच्छा था। मैं सोचता था वो पहले से जानती है बनाना। तब एक एकदम गोलियों की तरह बनी नूडल्स के साथ आई। तब पता चला लियू रु यान एक बड़ी नवाब थी। पहले तो बस लोग उसे सर्व करते थे। शुरुआत में कैसे कुक कर सकती? उसने सब सिर्फ मेरे लिए सीखा था, हमेशा मेरे लिए। मैंने उठाया और एक बाइट ली। लियू रु यान एक्सपेक्टेंट नजरों से देख रही थी। आंखें छोटे तारों जैसी थीं, अजीब सुंदर, वैसे ही जैसे उस औरत की जो याद में हंसी के साथ पूछ रही थी, क्या मैं उसे पसंद करता हूं? मैंने सर झुका के इमोशंस दबाए और साफ जवाब दिया, बहुत टेस्टी है, बस थोड़ा नमकीन है। मुझे बहुत पसंद आया। मेरे नमकीन कहने की वजह से आखिर में वो नूडल्स डस्टबिन में गई। उसने खुद खाया, फिर अगली ही सेकंड में वो भी डस्टबिन में। सच में कुछ हुआ? मैं खाना नहीं बना सकती, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था। हाँ, कोई बात नहीं, आगे से तुम कितना भी टेस्टी बनाओगे। क्यों? क्योंकि तुम फ्यूचर में मेरे एक और सिर्फ मेरे ही गेस्ट हो। एन येन, मैं तुम्हारा क्या हूं? क्या गर्लफ्रेंड? सबसे ज्यादा चाहने वाली हूं। मैं सोचता था लियू रु यान थोड़ा ऑकवर्ड होगी या आईब्राउज उठा के सवाल करती, लेकिन उसने बस थोड़ा आंखें मुस्कुराई। आंखें आर्क्ड हो गईं, होंठ हल्के से, और उसकी नॉर्मल अलूफ वाइब गायब हो गई पूरे दिल से। मैं लियू रु यान के घर में 5 हफ्ते रहता रहा। सबसे अच्छी बात थी उसका घर आना, वेट करना। वो किचन में खाना बनाने की कोशिश करती और मैं दरवाजे से टिका हुआ चुपचाप देखता। कभी कभी एक हाथ से मदद भी करता। वार्म पीली लाइट में बाल बांधे, खूबसूरत चेहरा थोड़ा ना समझ था अभी भी, जैसे वेलवेट की एक लेयर में लिपटी हो, जो उसकी पाकी और सॉफ्टनेस दिखा रहा था। पिछली जिंदगी के शार्प और डिसाइसिव लियू सीईओ से अलग थी। यह एक ऐसा वक्त था जो मैं पहले कभी नहीं देख पाया था या जानता था। लियू रु यान के हाथ का खाना बनाना देख रहा था। रोज थोड़ा बेटर होता जा रहा था। एन फैमिली आखिरकार चुप नहीं बैठ सकती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एन फैमिली एन बाइदा को यूं जेल जाने देगी, लेकिन जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, एन फैमिली ने फॉन्ग युआन का रिप्रेजेंटेटिव खरीद लिया और अनाउंस किया कि मैं ही असली कल्प्रेट हूं। क्या बेइज्जत हरकत, कितना नीचे लेवल। एन यान एन फैमिली का अपना खून नहीं है। उन दिनों एक बच्चा भी बदल गया था। एन बाइदा ही असली बेटा है। बाइदा मेरा अपना बेटा है, लेकिन जिंदगी में उसने सुकून के दिन बहुत कम देखे, और अब एक नागुज़िर वजह से जेल भी हो सकती है। एन यान, मैं सच में तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। माँ, आप दुखी मत हो। भाई ने एक पल की भूल में यह सब किया। अगर उसकी जगह मैं सजा ले सकूं, खुशी से लूंगा। बस एक शर्त, वो आगे से आपका ख्याल रखे। जो गलत करे उसे सजा मिलनी चाहिए। जो चीज तुम्हारी नहीं, उसके लिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। मैं समझा। सर उठा भाई। एन बाइदा, उनका सामना करो, डरो मत। एन यान, एन फैमिली ने तुम्हें इतने सालों पाला। उम्मीद है तुम अपने भाई की गलती की जिम्मेदारी उठाओगे। वीडियो कहां से लीक हुआ? ऑनलाइन मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म की लहर आ गई। लोग कह रहे थे मैं एक एहसान फरामोश हूं, जो करता हूं छुपाता हूं, जो नेक के बदले बुरा करता हूं। मेरा पर्सनल अकाउंट भी एक्सपोज हो गया। रोज डीएम्स भर जाते। जिन्हें मेरी परवाह थी सबको जवाब देता। जो मुझे दोषी मनवाने पे तुले थे सीधा ब्लॉक। पुराने स्कूल फ्रेंड्स भी कॉल करने लगे हाल जानने के लिए। बाहर बहुत शोर था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा था। चाहे एन फैमिली कितना भी ट्रैप सेट करे, जब तक पुलिस मुझे गिल्टी नहीं मानती, तब तक मैं इनोसेंट हूं। खुद को प्रूव करने की कोशिश में खुद फंसने की क्या जरूरत। लियू रु यान को खबर मिली, दौड़ के घर आई। मुंह खोला ही था। एन यान, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूं। मैंने मुस्कुराया। जरूरत नहीं,
लेकिन बात आधी ही कही थी। अचानक पिछली जिंदगी की एक इंसिडेंट याद आई। एक बड़ी आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट तो बोलना गलत होगा, लेकिन सच में सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि लियू रुयान ने मुझसे इतना ज्यादा प्यार किया। बहुत लोग जेलस हो गए, किसी ने पीछे से मेरा जेल का पास्ट फैला दिया, ऑनलाइन भी बहुत नेगेटिविटी आई, लेकिन बात करो तो सिर्फ यही थी कि मैं लियू रुयान के काबिल नहीं। लियू रुयान मेरी मदद करना चाहती थी इन रूमर्स को क्वाइट करने में। वो चाहती थी मैं 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाऊं, जो लोग गॉसिप करते हैं उन्हें सू करे, लेकिन मुझे जरूरत नहीं लगी। मैं जेल से आया था, शर्म नहीं थी, लेकिन लियू रुयान का नाम खराब होना नहीं चाहता था। लेकिन यही बात उसने उसका एक साइड ट्रिगर कर दिया। उसने कोल्डली पूछा, क्या तुमने कभी मुझे दिल में रखा? क्या मुझे अपनी बीवी समझा? तब मैं सोचा था चुप रहना बेटर था। लोगों की बातों को छोड़ो, चुप्पी साधे रखा। फिर एक गहरी सांस ली, कुछ बोला, तुम इस दुनिया में बिल्कुल साफ और ऑनेस्ट हो, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि लोग तुम्हारी तरफ उंगली उठाए। मैंने चुप रही, कुछ नहीं बोला। जब लियू रुयान चली गई, मैंने पीछे देखा, सिर्फ उसकी अकेली पीठ दिखी। तब थोड़ा पछतावा हुआ, सोचने लगा काश हां बोल देता उससे। आखिर एक छोटी सी बात ही थी, लेकिन क्या पता था यह आखिरी मुलाकात थी। उसके जाने के बाद बार बार खुद से पूछा, क्यों उसके साथ नहीं रहा? क्यों अपने दिल की बात नहीं कही? वो मिनट मिनट की केयर, वो प्यार भरी आंखें, क्या मैं सच में नहीं जानता था? क्या वो मुझसे प्यार करती थी? जवाब तो मुझे पता था। मैं एक खुद को धोखा देने वाला बदबख्त था। मैंने खुद को कन्विंस किया था कि लियू रुयान हमेशा मेरे साथ रहेगी, इसलिए उसके प्यार में खोता रहा और उसके दिल की हलचल कभी नोटिस नहीं की। जब वो चली गई तब समझा प्यार क्या होता है। इतनी लेट रियलाइजेशन में सबसे बुरा क्या होता है? कह नहीं पाए, पास नहीं आ पाए और फिर पूरी तरह खो दिया। एक और मौका मिला जिंदगी का, तो लगता है ऊपर से मौका मिला वो कमी पूरी करने का। मैंने लियू रुयान को कस के पकड़ा, धीरे से सांस लेता हुआ बोला, ठीक है, मेरी मदद करो। उस पर नजर थी, दिल में एक घुमन सी थी, पिछली जिंदगी की धुंधली यादें और वो शर्मिंदा लेकिन गहरा इकरार जो रिकॉर्डिंग में सुना। दोनों आपस में घुल मिल रहे थे। दिल एक साथ दर्द भी कर रहा था और मिठास भी फील हो रही थी। मुस्कुराया, लेकिन कुछ कड़वा नहीं था। बिल्कुल राहत मिली, जैसे बोझ हट गया और भरोसा भी था। इस बार उसे दूर नहीं खड़ूंगा, उससे अकेले सैक्रिफाइस नहीं करने दूंगा। लियू रुयान की स्पीड ऑफ एक्शन तो कमाल थी। उसने लियू फैमिली के कनेक्शंस लगाते हुए फिल्म सेट के बैकग्राउंड की फिल्म के दिन के फुटेज इन्वेस्टिगेट शुरू करवाई। कैमरा और क्लूज सब स्क्रैच किए, बिल्कुल उसके प्रेडिक्शंस की तरह। एन फैमिली ने पब्लिकली सारे सबूत हटाए थे, लेकिन आसपास की गलियों की जांच करके दुकान और उस वक्त वहां काम कर रहे दूसरे फिल्म क्रूज के कैमरा भी चेक किए। बड़ी मात्रा डेटा फिल्टर करने के बाद एक ब्लरी लेकिन क्रिटिकल वीडियो क्लिप मिली। वीडियो में इमेज क्लियर नहीं था, लेकिन एन बाइदा की उस दिन वाली खास जैकेट और हेयर स्टाइल से क्लियरली दिख रहा था कि उसने एक्टर फांग युआन के साथ बड़ी फायरी आर्ग्यूमेंट की और धक्का मुक्की में उसे सीढ़ियों से गिरा दिया। इस बार मैं उसे अपना मकसद पूरा नहीं करने दूंगा। एविडेंस थोड़ा वीक था, लेकिन ब्रेक थ्रू के लिए काफी था। एन बाइदा ने जाहिर है किसी जरिए से पता लगा लिया हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, तो उसने भी गेम उठा ली। उसने लियू रुयान को किडनैप करवा दिया और मुझे कॉल किया। डिमांड की सारे ओरिजिनल एविडेंस के बदले उसे छोड़ेंगे। एन यान, एविडेंस यहां लाओ, वरना लियू रुयान की जान नहीं बचेगी। गोदाम नंबर 3, बंदा बंदा ही आना। सारे ओरिजिनल एविडेंस दे के इंसान को वापस ले जाओ। एन बाइदा की आवाज पागल सी लग रही थी, दिल में आग सी लगी। उसने जो एड्रेस दिया वहां पहुंचा, एक पुराना एबैंडन्ड वेयरहाउस। अंदर एन बाइदा गुंडों के साथ खड़ा था। कहां है एन बाइदा? एविडेंस चाहिए, लो, लेकिन पहले रुयान को छोड़ो। एन बाइदा की आंखों में ग्रीड और घमंड था। उसी पल मेरी नजर उसके साथ खड़े गुंडों पर पड़ी। यही वो लोग थे जो पिछली जिंदगी में जेल में मुझे हमेशा टॉर्चर करते थे। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था। शुरुआत से आखिर तक एन बाइदा का प्लान था। वो सिर्फ ये नहीं चाहता था कि मैं दोषी मानूं, वो चाहता था कि मैं जेल में पूरी सजा भुगतता रहूं। मैं कभी बाहर नहीं आता। गुस्से की इस सच ने मेरा दिमाग हिला दिया। मैंने एन बाइदा को एविडेंस दिया। लियू रुयान को बचाने के बाद मैं एन बाइदा की तरफ लपका, एविडेंस वापस छीनने की कोशिश करते हुए। सीन में अफरा तफरी हो गई। वो गुंडे बहुत ब्रूटली लड़ रहे थे। मैं कसी से लियू रुयान की रक्षा करता रहा, मारता पीटता और पीछा करता रहा। झंझट में लियू रुयान की जगह एक चाकू मुझे लगा। पीठ में आग सी जलती रही, लेकिन आखिरकार उसे भी उस वेयरहाउस से निकाला। एविडेंस भी ले लिया। एक बार वो एविडेंस एन बाइदा ने फिर से ले लिया। वो खुशखुशी में हंसा और अपने चमचों के साथ भाग गया। उसने सोचा सबूत खत्म करके चैन की नींद सो सकता है। दर्द लग रहा है तो बोलो, अंदर ना दबाओ। ठीक हूं, अभी से बहुत बुरा हुआ है। आगे से इतना रिस्क मत लेना, मुझसे प्रॉमिस करो।
अभी जब एन बाइदा सोच रहा था कि सब सेटल्ड है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गलतफहमी साफ करने वाला था, तब फांग युआन होश में आ गया। उसने कहा कि तेरी वजह से गिरा। पुलिस अब रास्ते में थी। हॉस्पिटल से एक शॉकिंग खबर आई। फांग युआन, जो वेजिटेटिव स्टेट में कोमा में था, होश में आ गया। होश में आते ही फांग युआन ने सीधा पुलिस को बताया कि एन बाइदा ने झगड़े में उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था। एन बाइदा ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया। साथ ही एन यान ने ल्यूरू यान वाला एविडेंस प्रोवाइड किया। वो सर्विलांस फुटेज था जो उसने पहले से सेव करा के रखा था। एविडेंस क्रिस्टल क्लियर था। गेम ओवर। एन बाइदा की सारी करतूतों की पकड़ हो गई। पुलिस ने तुरंत उसे अरेस्ट करने की तैयारी की। एन बाइदा कंप्लीटली पैनिक में आ गया। गाड़ी में बैठ के भाग गया। भागते वक्त एक सीरियस रोड एक्सीडेंट में मर गया। उसके साथ जो गुंडे थे, सबको ल्यूरू यान के किडनैप केस और मुझे जानबूझकर जख्मी करने के केस में पुलिस ने पकड़ लिया। मैडम दुआन को जब एन बाइदा की मौत की खबर मिली तो वो सच मान ही नहीं सकती थी। मेंटल ब्रेकडाउन आ गया उससे। बिल्कुल सेंसलेस हो गई। दिन रात सिर्फ रोती और आंसू पोंछती रहती। स्टेप डैड इस दर्द और एक के बाद एक शोकों के बाद लगता है काफी कुछ समझ आ गया उन्हें पिछले वक्त की करते करतूतों और ठंडेपन का दुख हुआ। अगर कुछ भी सुधार हो सकता हो, पापा हमेशा कोशिश करेंगे। इस दर्द वाली जगह से दूर जाना चाहते हैं और स्टेप मां के लिए एक नया माहौल चाहिए था। उन्होंने डिसाइड किया कि स्टेप मां को लेकर विदेश शिफ्ट हो जाएंगे। बहन ने एन फैमिली का बोझ उठाने से इनकार किया। उन बंधनों से आजाद हो गई। उसने अपनी जिंदगी अपने दिल के हिसाब से जीनी शुरू की और एक बार एन फैमिली का नाम फिर से तेरी वजह से चमके। एक धूप भरी दोपहर में मेरी नजर पड़ी ल्यूरू यान पर, जो नए खरीदे के लिली के फूलों की साफ सफाई कर रही थी। धूप में बेहद सुंदर लगी। कोई लफ्ज नहीं था। एक गहरी खुशी दिल में भर गई। मैं आगे बढ़ा, पीछे से धीरे से उसे अपनी बाहों में ले लिया और सर उसकी तरफ झुका दिया। धीमे रे से पुकारा, ल्यूरू यान, तुम्हें बता दूं, सच में मैं तुम्हें बहुत बहुत पसंद करता हूं। ल्यूरू यान ने धीरे से आंखें मूंद ली। आंखों में सितारों से ज्यादा एक रोशन नूर था। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं एन यान। जो प्यार करते हैं, 2 जिंदगियों के बाद आखिरकार अपने दिल की बात एक दूसरे को बता पाए, बिना कुछ छुपाए। चाहे राहें कितनी भी लंबी हों, वक्त भी बदल जाए, हमें एक दूसरे से रोक नहीं सकता। जब सब कुछ ठीक हो गया, मेरी और ल्यूरू यान की जिंदगी आखिरकार चैन में आ गई। हम अक्सर साथ बैठ के चुप रहते, कभी कभी नजरें मिलती और मुस्कुरा देते। मैं रीबर्थ वाला इंसान हूं। दोबारा जीने के बाद सीधा एन फैमिली पहुंचा था, लेकिन देखा एन फैमिली बिल्कुल परफेक्टली ठीक थी। एन अभी भी पूरी एकेडमी का कूलेस्ट और सबसे स्मार्ट स्टूडेंट था। पिछली जिंदगी जैसा क्वाइट और सफरिंग वाला नहीं था, लेकिन दिल पहले ही बहुत ज्यादा दर्द से भर चुका था। एन को सिक्योरिटी फील नहीं होती थी। जेल ने इसे बहुत ज्यादा तोड़ा था। लोगों ने उसे बुरा फील कराया। वो क्रिमिनल्स रात को जानबूझकर उसे परेशान करते थे, जिसकी वजह से जेल के बाद भी नींद आती तो एक छोटी सी आवाज भी उसे जगा देती। फिर भी रात भर बैठ के आंखें खोलते रहता। लेकिन इन सब के बावजूद 3 दिनों में वो अपना काम बिना किसी गलती के कर लेता था। अनयन पतली बर्फ की तरह नाजुक था, लेकिन एक मजबूत पाइन ट्री की तरह टिका हुआ। लगता था एक धूप की किरण भी उसे पिघला देगी, लेकिन असली में वो ऐसा था कि कोई तोड़ नहीं सकता। मैं उसे पसंद भी करता हूं और रिस्पेक्ट भी करता हूं। स्कूल के ओरिएंटेशन में एन यान स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के तौर पर स्टेज पे बोलने आया। मैं ऑडियंस में दूर से उसे देखता रहा। उसने स्टेज पर कॉन्फिडेंटली अपना चार्म दिखाया। नॉलेज की गहराई ने मुझे आंखें नहीं हटाने दी। उसकी बातें सुन के तो और भी खो गई। एन यान उस वक्त बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरी याद में था, एक सिंपल और प्योर एकेडमिक स्टार। एन यान स्टेज पर खड़ा था। हवा चली, उसके बाल हल्के से उड़े। धूप जैसे उसके लिए ही थी, उसे एक हल्का सा सोना रंग दे गई। उस पल मुझे भी ऐसा लगा, काश वक्त इस पल रुक जाए तो कितना अच्छा होता। मेरा अनयान कभी यह कष्टें ना सहे, हमेशा इस पाकी को बचाए रखे। सच में खुश हो जब खुशी हो, सच में दुखी हो जब दर्द हो, लोगों की बातों का बोझ ना हो, दूसरों की मूड देख के ना जीना हो। कितना बेहतरीन होता। मुझे पता था अनबायदा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करता, तो मैंने पहले से कनेक्शंस यूज करके उस मनहूस फ्लोर पर छुपे तौर पर एक मिनी कैमरा लगवाया। सोचती थी सही वक्त पर एविडेंस सामने रखूंगी, उसे एन फैमिली के मॉरल प्रेशर से पूरी तरह मुक्त कराऊं। इस जिंदगी में उसने वो गलत रास्ता नहीं लिया। उसने दोषी मानने से मना कर दिया, अपना छोटा सा सामान लेकर वहां से चल दिया।
जहां वो अपना घर भी नहीं था। मैं दूर खड़ी चुपचाप उसे देखती रही। उसे पलों से भरी उस सड़क पर आहिस्ते आहिस्ते चलते देखा। आंखें भर आईं, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। धूप ने उसकी छाया लंबी कर दी। काफी पतला सा फिगर था, लेकिन एक अजीब डिटर्मिनेशन दिख रही थी। उसी पल समझ गया, अनयन भी फिर से जी उठा था। मैंने उसे घर तक पहुंचाया। जानना चाहती थी इस बार उसकी एटीट्यूड कैसी है। जानना चाहती थी वो एन फैमिली के साथ क्या करेगा। मैंने अनजाने की एक्टिंग की, जानबूझकर बहुत देर से खाना बनाया। सच में मुझे खुद पता था मैं सही नहीं कर रही, लेकिन मैं बस उसके सामने रहना चाहती थी। अपनी एक छोटी सी कमजोरी दिखाना चाहती थी। रोज वाली कंपोज्ड इमेज से अलग। जब नूडल्स गोलियों में बदल गई, बुरा सा बोल लेकर उसके सामने रखा। देख के उसका हैरान सा चेहरा, छुपे हुए छोटे छोटे ख्याल थे। धीरे धीरे उसे हिंट करते रहे। चाहती थी वो समझे कि मैं कितनी देर से अपनी फीलिंग्स छुपाए हूं। देखना चाहती थी वो मेरे लिए एक्साइटेड हो, मेरे लिए कंफ्यूज्ड हो। असलियत में मुझे खुश होना चाहिए था। आखिर यह वो नजारा था जिसके लिए 2 जन्मों से इंतजार किया। लेकिन जब उसकी सूजी आंखें दिखीं, सारा प्लान, सारी प्रेपरेशन एक दिल के दर्द में बदल गई। जाने दो, वो कभी एक चेस पीस नहीं था। मुझे प्यार था काफी था। अब उस वक्त वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, शायद मैटर ही नहीं करता। फिर आन बाइदा ने मुझे पकड़ लिया। मुझे पता था एनयान जरूर आएगा। मैं उसे जानता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती थी वो आए। यहां बहुत खतरनाक था। इस बार उसने चुप नहीं रहा, सब्र नहीं किया। मेरे लिए उसने सबसे खतरनाक सीधे रास्ते को चूज किया। आखिरकार उसने मेरे हाथ थामे, लड़ते हुए, खींचते हुए आखिर वेयरहाउस से निकले। तब उसने खुद से मुझे गले लगा लिया। उसकी बाहें मजबूती से लपेट लीं। गरम गरम सांस मेरी गर्दन और कंधे पर आ रही थी, थोड़ी सी कमबख्त वार्मथ के साथ। लियोरू यैन, तुमसे पहले ही बोल देता हूं, मैं सच में बहुत पसंद करता हूं तुझे। उस पल लगा जैसे सब कुछ बह गया, सारी मुश्किलात, सब कुछ अब एक ठिकाने पर आ गया। आंखों की नमी रोकने की कोशिश की। जो मुझसे प्यार करता है उसे जवाब दिया, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं। अनयान, कहते हैं जो प्यार करते हैं एक दिन जरूर मिलते हैं। मुझे लगता है जिस दिन हम मिले वह जरूर इस दुनिया का सबसे गर्म और सुनहरा दिन रहा होगा।